गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी नेट हिंदी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी पीवाई की सीरीज अपनी कर रहे हैं और हमने जून 2025 और दिसंबर 2024 का पेपर सॉल्व कर लिया है। जून में जो हमारा एक 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था वो भी सॉल्व कर लिया है और फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्ज़ाम हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा 27 अगस्त से, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ये आपका यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ रचनाएं हैं जिनको आपको आपस में मिलाना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो रचना है बैकुंठ मणि शुक्ल, इनकी रचना है अगहन महात्म्य। गोकुलनाथ की रचना है आपकी 84 वैष्णव की वार्ता। ये आपका जब दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछी गई है। ये आपकी जून 2025 में भी पूछी गई थी। ये आपका जो जनवरी 2024 में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, गोकुलनाथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। ये आपका जो चंद छंद वर्णन की महिमा, ये आपको पूछा गया है दिसंबर वाले पेपर में। जो दिसंबर 2025 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चंद छंद वर्णन की महिमा ये आपकी किसकी रचना है? ये आपकी हो जाएगी गंग कवि की। और विठलनाथ की श्रृंगार रस मंडन। चारों की चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना, चारों रचनाओं के राइटर के नेम याद रखना। नेक्स्ट टाइम जब इसमें से कोई एक आपको रिपीट होके मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका यूनिट 2 से रिलेटेड है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, ये आपके जो ग्रंथ है कौन सा पहले प्रकाशित हुआ है, कौन सा बाद में। सूफी ग्रंथ है ये आपके, सूफी काव्य से संबंधित। तो देखते हैं कौन सा पहले। सबसे पहले आएगा चित्रावली। 1613 उस्मान की रचना है, 1613। फिर आपका आएगा ज्ञानदीप, ये आपकी शेख नबी की रचना है, 1619 की। ओके, उसके बाद में आपकी आएगी हंस जवाहिर, 1731 कासिम साहब की रचना है। अनुराग बासरी, ये आपकी सबसे लास्ट में आएगी, 1764, नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती, ये आपकी आएगी 1744, 1744, ये भी नूर मोहम्मद की है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंपॉर्टेंट है, पांचों रचना याद रखना क्रम से, और इनके राइटर के नेम जरूर याद कर लेना क्योंकि नेक्स्ट टाइम इनके राइटर के नेम पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आदिकाल में लिखी गई रचना आल्हा जगनिक की मूल भाषा इनमें से कौन सी थी? ठीक है, तो आल्हा जो है आपका वो बुंदेलखंडी भाषा में लिखा गया है। परमाल रासो, जगनिक की रचना है ना, परमाल रासो। ठीक है, उसी का पूछा गया है किस भाषा में है। तो ये आपकी है बुंदेलखंडी भाषा में लिखी गई थी। और इसको जो है किसने प्रकाशित करवाया था? फर्रुखाबाद में जो जिलाधीश पोस्टेड थे उस टाइम, चार्ल्स इलियट, उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था 1865 में। और इसमें आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों की कथा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आल्हा का प्रमुख केंद्र बैसवाड़ा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत भारती में लक्ष्मी, अहिल्या, बाजियाबाई, भवानी, पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये जो लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मीबाई, ये आपकी झांसी की रानी थी, तो सबसे पहले आपका बी आएगा, सारे ऑप्शन में बी है। फिर आपकी अहिल्याबाई, अहिल्याबाई आपके संबंधित थी इंदौर से। अहिल्याबाई कॉलेज भी है ना ये वहाँ पे इंदौर में, तो आपकी ये आ जाएंगी इंदौर में। बी के बाद ए आपका 2 में है, तो 2 आपके ऑप्शन कट गए। फिर आपके आएंगे वाजियाबाई। वाजियाबाई आपकी नाटौर बंगाल से संबंधित है, ई आएगा इसके। एक मिनट, वाजियाबाई आपकी संबंधित हैं नाटौर से, तो ई तो इसमें एक भी ऑप्शन में नहीं है बी के बाद में। लक्ष्मी, अहल्या, वाजियाबाई, भवानी, पद्मिनी, भवानी आपके संबंधित होंगी इससे। पद्मिनी चित्तौड़ से, लास्ट में आएगा डी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। भवानी संबंधित होंगी आपकी ये बंगाल से, यहाँ पे गलत दे रखा है। वाजियाबाई नाटौर से नहीं संबंधित है, वाजियाबाई आपके संबंधित है बंगाल से। और आपकी भवानी बंगाल से संबंधित है नाटौर से, और वाजियाबाई संबंधित है ग्वालियर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 में।
अभी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी अरस्तू के कई पूछे गए थे। त्रासदी के सिद्धांत, अरस्तू ने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग माने हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अरस्तू ने त्रासदी के कितने अनिवार्य अंग माने हैं, 6 अनिवार्य अंग माने हैं, और 6 के 6 का हमें नाम पता होना चाहिए। कथानक, चरित्र, परावली नहीं पदावली है, तो ये तो स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया, ए काट दो। ठीक, विचार, गीत, संगीत व्यवस्था, विचार है, कथानक है, चरित्र है, विचार, गीत, संगीत व्यवस्था नहीं, तो ये ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर आपका आता है बी, कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने, मुख्य कल्पना तथा गौड़ कल्पना, दोनों में अंतर परिणाम एवं कार्य प्रणाली के स्तर पर होता है। बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि हमारा कॉलरिज का ही है, और कॉलरिज ने 2 भेद माने हैं, कौन कौन सा, एक तो मुख्य कल्पना, दूसरा गौड़ कल्पना। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, इलियट ने परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध में घोषणा की, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। द फेमस लाइन है, कई बार ये पेपर में पूछी जा चुकी है। सी स्टेटमेंट आपका इलियट का है। इलियट ऐसा बोलते हैं कि कविता जो है कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। किसका कथन है, इलियट का कथन है। नेक्स्ट टाइम ये डायरेक्ट कथन पूछा जाएगा कि किसका है, तो इलियट का याद रखना। बी आपका करेक्ट है, सी करेक्ट है। ई, आइए रिचर्ड्स ने व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा, अनुकूल एषणा एवं अनुपातिक एषणा, इसको अभी होल्ड पर रखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ विचार करते हुए रिचर्ड ने 4 प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया। कौन कौन से 4 प्रकार थे इनमें, एक तो वाच्यार्थ था, भावना था, बोधत्व के प्रति अभिवृत्ति और अभिप्राय। ई स्टेटमेंट भी आपका सही है, ये याद रखना। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसमें इन्होंने 4 प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया है, और ये चारों के नाम याद रखना। नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन को जब पेपर में पूछेंगे तो ऐसे पूछ लेंगे कि कौन कौन से 4 अर्थों का उल्लेख किया था, और उसमें से कोई एक अलग से दे देंगे। ठीक है, याद रखना इसको। ओके, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आपकी आइए रिचर्ड्स की रचना है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक है और हमारे निबंध है, इनको आपस में मिलाना है। ये सारे के चारों आपके सिलेबस के निबंध हैं। अगर आपने सिलेबस भी अच्छे से पढ़ा है, मैं सिलेबस डिस्कस कराऊंगी पीवाईक्यू कंप्लीट होने के बाद में, तो भी आपके ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाते, सही होते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले आएगा हमारा नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं का जिक्र किया गया है, और कुबेरनाथ राय का आएगा उत्तरा फागुनी के आसपास। यहाँ पर अलग अलग ऋतुओं को अपनी अलग अलग आयु से संबंधित किया गया है, उसको दर्शाया गया है कि किस आयु में मनुष्य कैसा फील करता है, और उसका संबंध ऋतुओं से बताया गया है। सरदार पूर्ण सिंह इज ये मजबूरी और प्रेम, इनका निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह ने टोटल कितने निबंध लिखे हैं, 6 निबंध लिखे हैं, याद रखिएगा। स्टेटमेंट में ये भी एक बार आया था। रामचंद्र शुक्ल किसका कथन है, कविता क्या है, इन निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के खंडों को उसके शीर्षक के साथ मिलान कीजिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञे जी का उपन्यास है। पहला खंड है इसका उषा और ईश्वर, ओके। सेकंड, दूसरा खंड इसका बीज और अंकुर। तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष, और चौथा खंड है पुरुष और परिस्थिति। शेखर एक जीवनी आपका 4 खंडों में प्रकाशित होता है और 2 भाग में प्रकाशित होता है। पहले भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। पहले भाग का नाम क्या है, उत्थान, और दूसरे का नाम है संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास में नहीं है। ओके, झूठा सच उपन्यास में नहीं है, नहीं बताना है हमें। तो देखते हैं, इसमें मुंशी चुन्नीलाल और आपका मिस्टर ब्राइट, ये झूठा सच उपन्यास से संबंधित नहीं है। तो झूठा सच उपन्यास से संबंधित कौन सा है, तो ये देख लेते हैं। एक तो गोपीचंद भार्गव झूठा सच से संबंधित है। मास्टर तारा सिंह, ये भी झूठा सच उपन्यास से संबंधित है। प्रभु दयाल, ये तीनों आपके झूठा सच उपन्यास से संबंधित है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, और इसमें विभाजन की त्रासदी वगैरह व्यक्त करी गई है। 2 भागों में ये आपका उपन्यास पूरा विभाजित है। पहले भाग का जो नाम है, पहला भाग प्रकाशित होता है 1958 में वतन और देश के नाम से, और दूसरा भाग प्रकाशित होता है देश का भविष्य 1960
60 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दहु परहै वारे। उपरोक्त पंक्तियां प्रेम घन ने किस महापुरुष के अपमान पर लिखी थी? तो ये पंक्तियां लिखी थी प्रेम घन ने, ठीक है। किसके अपमान पर लिखी थी? ये लिखी थी आपकी दादा भाई नौरोजी के अपमान पे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को विदेश में उनको काला कहा गया था, मतलब उनको एक काला इन द सेंस ये आपका जो है रंग को लेके, शारीरिक रंग को लेके उनको उन पर व्यंग्य कसा गया था, तंज कसा गया था। तो इसलिए प्रेमघन ने उनके अपमान पर ये पंक्तियां लिखी थी। किसके अपमान पे? दादा भाई नौरोजी के अपमान पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में आपको गलत कथन बताना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियर्सन ने अर्धमागधी से मांगा है। तो अगर हम देखें अर्धमागधी में आपका पूर्वी बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 भाषा निकलती हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, ग्रियर्सन का आपको नहीं भी नॉलेज होता, लेकिन अगर आपको इतना पता था कि आपका जो अर्धमागधी है उससे 3 बोलियां निकलती हैं, एक तो आपकी अवधी पूर्वी अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ी भी इन्वॉल्व था। तो ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। हैहवंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ, ठीक है। अगर आपको पता हो या नहीं भी पता है तो गोंड और हैहवंशी ये जो जनजातियां हैं आपकी, ये आपकी अभी ट्राइब प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक। उस समय यहाँ पे राजाओं की बात हो रही है, तो उनके अगर ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए काम तो किया ही होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ी भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखाओं की बोली है। सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो सी स्टेटमेंट। ये नेक्स्ट टाइम कैसे पूछा जाएगा? छत्तीसगढ़ी भारतीय भारोपी परिवार के भारत के किस वर्ग की आर्य शाखा की बोली है? तो ये आपकी ईरानी वर्ग की आर्य शाखा की बोली है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी ईरानी वर्ग से संबंधित है, ठीक। गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, ये आपका गलत है। गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपके सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। सिलेबस से नहीं, इसमें कहानी और पात्र पूछे गए हैं। मुझे लगा राइटर का नेम दे रखा है, सॉरी। चीफ की दावत मिस्टर सामनाथ, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। कई बार ये क्वेश्चन में आया है कि चीफ की दावत में सामनाथ के कथन है या नहीं है। तो सामनाथ जो है चीफ की दावत का पात्र है, ये देखते ही समझ जाना चाहिए था। राजा निर्बंसिया, जगपति, कोसी का घटवार, इसमें आते हैं आपके हवलदार धर्म सिंह, और सिक्का बदल गया, इसमें आपका संबंधित है साहनी, ठीक है। ये आपकी 4 की चारों रचनाएं भी। चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती, केसी का घटवार ये आपकी शेखर जोशी की है, और राजा निर्बंस ये आपकी कमलेश्वर की है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आधुनिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक, ऐसे क्वेश्चन पे क्या करना होता है, हमें स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, आंसर अपने आप निकल आता है। आधुनिकता यथार्थ बोध पर आधारित है, ठीक। अगर आप प्रेजेंट की बात कर लो तो आप कल्पना में बहुत कम विश्वास करोगे, मतलब जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, उसी पे प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस पे बात करते हैं ना, जो सामने है हम उसी को सच मानेंगे। तो आधुनिकता यथार्थ बोध पर आधारित है, ए स्टेटमेंट को हम करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 3 ऑप्शन हमारे पास अभी भी है। आधुनिकता ईश्वर का चित्रण मनुष्य रूप में करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आधुनिकता किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करती है। तो सी स्टेटमेंट तो आपका एकदम करेक्ट होगा। जो आधुनिकता है
हम क्या करते हैं, हमारा जो समाज है आसपास की चीजों से हम ग्रहण करते हैं ना कि हम किसी परंपरा पे चले आ रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, परंपराएं हम तोड़ रहे हैं ना, तो ये आधुनिकता की निशानी है। आधुनिकता विचारों से आधुनिकता होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संवेदनाएं, लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं बढ़ रही हैं, तो हम अपने आसपास के जीवन से ही ग्रहण कर रहे हैं। सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हम कंसीडर करेंगे। सी हमारे दो ऑप्शन में, एक एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, आधुनिकता सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हर एक वाद की, हर एक चीज की अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व है। समाज के लिए, समाज के प्रति हमारा एक कर्तव्य है ना कि हमें समाज में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसी असामाजिकता नहीं फैलानी है जिससे किसी पर भी उसका बुरा असर हो। ठीक, तो डी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन हमने पहले एलिमिनेट कर दिया था। ठीक, अब देखते हैं, आधुनिकता आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा देती है। ई स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आधुनिकता जो है वो आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा देती है। किसी चीज को बोझिल मानने से अच्छा है कि उसका यथार्थ जान लो। जैसे कि एक टर्म में लेट गो, ठीक, आप यथार्थ जानो, जो भी पुरानी चीजें हैं उसको आप छोड़ दो, नई चीजों के साथ आगे बढ़ो, खुश रहोगे। कर्म की प्रेरणा देती है, तो ये जो ई स्टेटमेंट भी आपका सही है। करेक्ट ऑप्शन है ए सी ई। ठीक, बी इसलिए गलत है, आधुनिकता ईश्वर का चित्रण मनुष्य रूप में नहीं करती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, रासव असंभव नवरस सरस छंद चंद कियक अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विभक्ष भय अद्भुतम संत सम। उपरोक्त पंक्तियां चंद्रवर दाई ने किस संदर्भ में लिखी हैं? ठीक है, तो अगर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते तो प्रश्न के आरंभ में ही रासव लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, उन्होंने रासव की व्याख्या करते हुए चंद्रवर दाई ने ये पंक्तियां लिखी हैं। पृथ्वीराज रासव से संबंधित ये लाइनें हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखो, विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये 1974 में प्रकाशित हुआ था, 1974 में। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी के कुछ अन्य निबंध हैं, ये देख लेते हैं। हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाली 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंक्षी और बंजारा मन 1963, मैंने सिल पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, हमारे सिलेबस में है ये। कौन तो फुलवा बीन निहार 1980, भ्रमरानंद के पत्र पत्र इम्पोर्टेंट है 1981, संचारिणी 1982, अंगद की नियति 1984, ये पीवाईक्यू है, पूछा गया है। सीरीज की याद आई 1995। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के किन दो निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को, और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। और ये किसने कहा है? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतेंदु हरीश निबंधकारों को जन्म वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में लगाइए। देखो, ये सबके निबंध ना हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। करना क्या है, जितने भी राइटर हमारे सिलेबस में है सबके जन्म और सबकी रचनाएं हमको पता होनी चाहिए। नहीं सारी तो इम्पोर्टेंट रचनाएं तो हमको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपके आएंगे भारतेंदु हरीशचंद्र। जन्म वर्ष इनका देख लेते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र, ये आपके 1850 इनका जन्म वर्ष है। मृत्यु इनके 1885 में हुई थी। मात्र ये आपके 35 ईयर में इन्होंने इतनी रचनाएं और इतना उत्कृष्ट योगदान रहा है हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। अब जब इनके नाटक वगैरह पढ़ोगे तो खुद लगेगा कि बहुत अच्छा योगदान रहा है। सरदार पूर्ण सिंह 1881 में इनका जन्म हुआ है और 1939 में इनकी मृत्यु होती है। रामचंद्र शुक्ल 1884 में इनका जन्म होता है, 1941 में इनकी मृत्यु होती है। रामचंद्र शुक्ल से पहले आएंगे सरदार पूर्ण सिंह, ये याद रखना। विद्यानिवास मिश्र 1926 में, 2005 में इनकी मृत्यु होती है। नामवर सिंह 1926 इनका भी जन्म वर्ष है और मृत्यु इनकी होती है 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित निबंधों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? निबंधों का आपसे प्रकाशन वर्ष पूछा गया है और ये सारे के सारे निबंध आपके सिलेबस के हैं।
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? 1884 भारतेंदु जी का निबंध है ये, 1884। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1951। शिव शंभू के चिट्ठे, ये आपका बाल मुकुंद गुप्त का है 1903, 1903। कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है ये आपका 1909। संस्कृति और सौंदर्य, ये आपका नामवर सिंह का निबंध है 1952 का है ये आपका। ठीक है, याद रखना, और सारा आपके सिलेबस का है, सिलेबस अपना साथ रखना, उस पर लिख लेना, क्योंकि अगर अभी पूछे गए हैं तो आगे ऐसा तो है नहीं कि आगे नहीं पूछा जाएगा, आगे पूछा जाएगा। संस्कृति और सौंदर्य, ये 1952 नहीं 1982 का निबंध है आपका, 1982 में आता है, मैंने गलती से 1952 बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपके सारे के सारे बहुत लेजी रहा होगा इस बार एग्जामिनर जब उसने ये पेपर बनाया था, क्योंकि सिलेबस से ही कई क्वेश्चन आपसे पूछ दिए हैं। तीन चार क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है झूठा सच 1958 यशपाल का आता है। मैला अचल 1954, फणीश्वरनाथ रेणु गोदान 1937, प्रेमचंद मानस का हंस 1974, ये आपका उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। फिर आते हैं नेक्स्ट, अंधा युग नाटक, धर्मवीर भारती जी का ये नाटक है, 1955 में ये नाटक आपका आता है। ठीक है, देखते हैं। अंधा युग का घटना काल महाभारत के 18वें दिन के पूर्व से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु की घोषणा तक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पूर्व से नहीं, 18वें दिन की संध्या से लेकर है। अंधा युग के पहले, तो ए वाला आपका ऑप्शन पहले ही कट गया। अंधा युग के पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी और दूसरे अंक का शीर्षक पशु का उदय है, बिल्कुल सही है। अंधा युग नाटक में आपके 5 टोटल अंक हैं, ठीक है। तो पहले अंक का जो नाम है वो कौरव नगरी है, दूसरे अंक का नाम पशु का उदय है, तीसरे और चौथे के बीच में अंतराल आता है पंख पट्टियों के नाम से। लास्ट में आपका जब विजय एक क्रमिक आत्महत्या है, उसके बाद में एक आपका भाग आता है प्रभु की मृत्यु समापन के नाम से, ठीक है। फिर आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी आपका इन दोनों में अभी है, ए वाला तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। अंधा युग के 5वें अंक का शीर्षक विजय एक क्रमिक आत्महत्या है, सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। अभी मैंने बोला गांधारी का शाप अंक के अंतर्गत धृतराष्ट्र एवं गांधारी द्वारा युवोत्सव कृष्ण को दिए गए शाप की कथा वर्णित है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र एवं गांधारी द्वारा युयुत्सु कृष्ण नहीं, गांधारी सिर्फ कृष्ण को श्राप देती है, तो उसका है, तो डी स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। कृतवर्मा युयुत्सु की आज्ञा को अश्वत्थामा की सहायता से पूर्ण करता है, इस स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत अच्छा नाटक है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसमें इतनी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, धर्मवीर भारती जी का नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, मजा आ जाता है इसको पढ़ के एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आकाशदीप कहानी से संबंधित है। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है, 1928 में प्रकाशित होती है। दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए हैं, ये स्टेटमेंट सही है आपका। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से पन्ना और सोने क्रीड़ा शैल मालाएं बना रही थी, ओके। चंपा आजीवन दीप स्तंभ पे आलोक जलाती रही, सी स्टेटमेंट सही है। आप जब ये स्टोरी पढ़ोगे ना, तो पिता के मतलब इसका स्टोरी है, जो चंपा का प्रेमी है उसको ऐसा लगता है कि उसने ही उसके पिता की हत्या करी है, ठीक है। तो एक वो द्वीप पे रहती है जल में ही, मतलब समुद्र में एक द्वीप है, उसको चंपा द्वीप के नाम से जाना जाता है, और वहां पर जो चंपा है वो आजीवन दीप जलाती रहती है, सी स्टेटमेंट सही है, सी सी सी, ठीक। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए भी पता है हमको सही है, तो ए और सी दो में आ रहा है। अब देखते हैं बी और ई में कौन सा करेक्ट है। बुद्धगुप्त ने उस जगह का कोई नाम न होने के कारण उसे बुद्ध द्वीप कहने का निर्णय लिया, नहीं, उसे बुद्धगुप्त ने चंपा द्वीप नाम दिया था, डी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर आना ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो ए सी इज करेक्ट आंसर। इसका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं 29 है और कहीं कहीं 28 भी दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 21, भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था? तो ये आपका दिया था भारतेंदु जी ने बलिया में ददरी मेले के अवसर पर। ये जब भारतेंदु जी का हम निबंध पढ़ते हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध की स्टार्टिंग इस लाइन से होती है, ठीक है। ये लाइन याद रख लेना, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। निज, अभी तक ये पूछी नहीं गई लेकिन ये पूछी जाएगी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। भारतेंदु जी की है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देवनागरी के लिपि में हमें गलत कथन बताने हैं। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया, बिल्कुल करेक्ट आपका स्टेटमेंट है ये। गलत कथन हमें इसमें बताने हैं ना, असत्य कथन। ये तो आपका करेक्ट है, गलत हो जाएगा। काशी में प्रचार के कारण या देवनगर में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया, ये सही स्टेटमेंट है। ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है, बी स्टेटमेंट आपको गलत है। ग्रियर्सन देवनागरी को शारदा लिपि की बहन नहीं मानते हैं, शारदा लिपि अलग है और देवनागरी अलग है। ललित विस्तर में उल्लिखित नाग लिपि ही नागरी लिपि है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देवनागरी लिपि से संबंधित जो करेक्ट स्टेटमेंट है इनको बहुत ध्यान से देखना सुनना, क्योंकि अगली बार इसको पूछा जाएगा, ठीक है। ललित विस्तार मतलब किस पुस्तक में यह वर्णित है, किस शास्त्र में यह वर्णित है कि नाग लिपि ही नागरी है, तो ये आपका वर्णित है ललित विस्तर में, ठीक है। बी आपका गलत है एक, तो उसके बाद में देखते हैं। अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई, ये स्टेटमेंट भी गलत है। नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है, ई स्टेटमेंट सही है। मान लो आपको बी और डी स्टेटमेंट नहीं पता था, इसमें आप सही स्टेटमेंट पिक कर लेते। ए स्टेटमेंट सही था, एक ऑप्शन कटा। सी स्टेटमेंट सही है, आपका दूसरा ऑप्शन कट गया, ठीक। बी अब दोनों में है तो बी गलत है। उसके बाद में ई स्टेटमेंट नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम जो है नागरी पड़ना, और ए स्टेटमेंट, इन दोनों को अगर आप पढ़ोगे तो ये कोरिलेट कर रहे हैं, तो बी ये भी आपका कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है। जब 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो उसमें या तो गलत पिक कर लो, गलत नहीं मिल रहा है तो उसमें सही पिक करके एलिमिनेट कर लो, सही आंसर आप इजीली क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भेक है यह आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो ना कहिएगा। मैला आंचल में यह पात्र किसके द्वारा कहा गया है? तो मैला आंचल में यह पात्र कहा गया है लक्ष्मी दासिन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैलांचल फनीश्वर और रेणु का आपका उपन्यास है, 1954 में ये उपन्यास आता है और यहीं से आंचलिक उपन्यास की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ढूंढते हैं सही उत्तर इसमें से। साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंधों को जाता है। भारतेंदु जी का बहुत योगदान रहा है हिंदी साहित्य जगत में, ये स्टेटमेंट को हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। मान लो आपको नहीं पता है तो अभी किसको, चलो अभी कोई ऑप्शन कंसीडर मत करो, देखते हैं। सबसे पहले हम सही स्टेटमेंट ढूंढेंगे। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं, ई स्टेटमेंट फैक्चुअल स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा सही निकल गया। अब हम सही स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए हमने पढ़ ही लिया, ए सही है, ई सही है, बाद में बी। विचार प्रधानता और गंभीर मनोभावों का विवेचन द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का अब जब पढ़ोगे, रचनाएं पढ़ोगे, उसमें विचार प्रधानता है, गंभीर भाव वहां पे देखा गया है, ठीक है। तो आपका बी स्टेटमेंट भी सही होगा। छायावाद युग के निबंध केवल ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं, सी स्टेटमेंट गलत है। केवल लग गया, लिमिट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो केवल ललित निबंधों की श्रेणी में नहीं आएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल विचार प्रधान निबंध ही लिखे नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार भी हैं। डी स्टेटमेंट गलत, केवल केवल, ठीक। अगर आपको नहीं आता है और स्टेटमेंट में केवल दिख रहा है, देखो अगर आपको आता है वेल एंड गुड, बट अगर आपको गेस ही करना है तो गलत स्टेटमेंट आप उसको कंसीडर करो जैसे कि नहीं है, तो वो 90% चांस में गलत होता है। केवल है, ठीक, तो वो क्या है ना, लिमिट लगा दे रहा है। और जहाँ पे साहित्य की बात हो रही है वहां पे लिमिट की बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हर किसी ने एक ना एक रचना किसी अदर संबंधित लिखी होती है। सी और डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25।
सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से परिवेक्षित होने वाली यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है? तो ये कहानी उसने कहा था, कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उससे संबंधित ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। इसको नोट कर लेना, आगे चल के फिर इसको पूछेंगे। धुलाई वाली ये आपकी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। कानों में कंगना 1913 राधिका रमन प्रसाद सिंह की है ये आपकी। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे नाटक और उनके पात्र आपस में मिलाना है, ठीक है। दंतुल ये आपका आ जाएगा आषाढ़ का एक दिन से संबंधित है, ठीक है। अशोक ये आपका आधे अधूरे से संबंधित है, जो उनका सावित्री और जगमोहन का बेटा होता है अशोक, उससे संबंधित है। लीला एक और द्रोणाचार्य से संबंधित है। अगली बार ये पूछा गया था कि कृपि के संपन्न कौन है, तो लीला कृपि के संपन्न, कृपि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है ना, तो उससे संबंधित। देखो कैसे आगे चल के ना एक स्टेप आगे मूव ऑन करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देवकी आपके संबंधित है स्कंदगुप्त से, ठीक। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है 1958। आधे अधूरे 1969 ये आपका नाटक है उनका मोहन राकेश का ये भी। एक और द्रोणाचार्य 1977 शंकर शेष का नाटक है। स्कंदगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अगेन ही हमारे सिलेबस से क्वेश्चन। अगर आपने पूरा सिलेबस अपना याद किया होता प्रकाशन वर्ष के साथ में और उनके राइटर, तो आपके 4 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स आपके फ्री के मिल जाते हैं, ठीक है। रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? प्रेमचंद्र घर में जीवनी है प्रेमचंद्र की, श्री रानी देवी ने लिखी है 1944 में। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखी है, ठीक है। और ये कब आती है? 1974 में। शरद चंद्र की जीवनी है ये। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का ये आपका रचना है, 1956 में आता है। 1959 पे इन्हें इनसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अरे या और रहेगा याद, अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। इनका एक और यात्रा वृत्तांत आता है, एक बूंद सहसा उछली, 1961 में वो आता है, और ये इनका है 1953 में। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है, 2007 की आत्मकथा, ठीक है। मनु भंडारी जी इसमें अपनी आत्मकथा लिखती हैं, सॉरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा युग्म सही है? याद रखो सूरज सारी दुनिया लोक परलोक ऊपर थल्ले में धरती आकाश से सबसे बड़ा है जिंदगी नामा। देखो अगर पंजाबी पृष्ठभूमि से संबंधित आपके शब्द हैं तो आप उसको जिंदगी नामा से जोड़ सकते हो, तो ए स्टेटमेंट को करेक्ट मानेंगे। तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली। गोदान उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, विराग था, राग दरबारी। सही स्टेटमेंट हमें बताने ना। हाँ, तो इसमें सही स्टेटमेंट एक तो आपका ये याद रखो सूरज सारी दुनिया लोक परलोक, ये वाला जिंदगी नामा से संबंधित है। तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह लिए, गोदान से संबंधित है। जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है, आपकी बंटी उपन्यास से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कृष्णा सुब्रती के कुछ अन्य उपन्यास देख लो। जिंदगी नामा सिलेबस में 1979 में, मित्रों मरजानी 1967, समय सरगम 2000। ये याद रखना इनका प्रकाशन वर्ष भी। गोदान के जो प्रेमचंद्र मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास, अभी इसमें पेपर में ना 1935 दे रखा था गोदान का प्रकाशन, वो गलत दे रखा है, 1936 इनका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद्र गोदान लिखते हैं 1936 में, प्रेमा 1907 में लिखते हैं, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932। राग दरबारी शीला शुक्ल का है और आपका बंटी ये आपकी मनु भंडारी जी की 1971 की रचना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे।
मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, तो मगही के अंतर्गत कुड़माली और खोमटाली आती है, याद रखना, ये नेक्स्ट टाइम फिर से पूछेंगे, ठीक है। और आपकी जो ये सरगुजिया है, ये आपकी आती है छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में। नागपुरी जो है ये भी आपकी छत्तीसगढ़ी, तो ये दोनों आपकी छत्तीसगढ़ी से संबंधित हैं। खटोला और कुम्भारू ये आपकी संबंधित है बुंदेली, बुंदेली की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? शमशेर बहादुर सिंह की कृति अमन का राग है और सलोना जिसमें, ये दोनों जो हैं शमशेर बहादुर सिंह की कृतियां हैं, ठीक है। सतपुड़ा का जंगल ये आपका इनका है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। और ठीक है, देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है, ठीक है। अज्ञे ने इन्हें कवियों का कवि कहा है, तो ये पूछा जा सकता है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है, तो ये कहा है अज्ञे ने, ठीक। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, बात बोलोगी, चुका भी नहीं हूँ मैं, कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं, ये शमशेर बहादुर सिंह की और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट मिलेंगे कल, जहाँ पे 31 से लेकर 60 तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास देखिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास आपको कैसी लगी और आपके अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।